नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पेनल्टीज अंडर जीएसटी। जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी में पेनल्टी के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 122, सेक्शन 123, 124, 125 और सेक्शन 73 और 74 में दिए गए हैं। अगर हम इसे माइन्यूटली देखते हैं तो जो भी पेनल्टी प्रोविजंस जीएसटी में दिए हैं उन सभी में मैक्सिमम प्रोविजंस में पेनल्टी का जो अमाउंट है वो या तो पर डे बेसिस पर फिक्स अमाउंट दिया गया है या एज अ परसेंटेज ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स वो फिक्स अमाउंट मेंशन किया गया है या सर्टेन फिक्स अमाउंट लाइक 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह मेंशन किया गया है। चाहे वो सेक्शन 122 हो, 73 हो, 74 हो। जैसे कि सेक्शन 73 में पेनल्टी के जो प्रोविजंस है वो कहते हैं कि द पेनल्टी विल बी लेविड आइदर एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, दैट इज 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, और ₹10,000 विच एवर इज हायर। सीजीएसटी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेम प्रोविजंस एसजीएसटी एक्ट में है। और जहाँ पर कोई पेनल्टी या कोई वायोलेशन आईजीएसटी एक्ट में कवर हो रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं उस केस में सीजीएसटी में जो पेनल्टी लगाई जाती है प्लस एसजीएसटी में जो पेनल्टी लगाई जाती है उन दोनों का टोटल पेनल्टी टोटल करके आईजीएसटी में लगाया जाएगा। नंबर एक। अभी नंबर दो, उसी तरह अगर हम सेक्शन 122 देखते हैं तो उसमें भी पेनल्टीज एज अ फिक्स्ड, एज अ परसेंटेज है या एज अ फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन इन सभी पेनल्टीज के अंदर अगर हम ये सोचते हैं कि क्या विदाउट गोइंग टू एनी पर्टिकुलर जजमेंट और विदाउट मेकिंग डिटेल्ड लीगल रिसर्च क्या पॉसिबल है इस पेनल्टी से अपने क्लाइंट को बचाना? आंसर है यस। जीएसटी में जो एक सेक्शन है जी सीजीएसटी लॉ में वो है सेक्शन 126। सेक्शन 126 ये बोलता है कि अगर आपने जो ब्रीचेस किए हैं लॉ का, जो आपने वायोलेशन किया है, नॉन कंप्लायंस किया है, इफ इट इज अ माइनर ब्रीच या फिर ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का ही आपने ब्रीच किया है, नंबर 2, या नंबर 3 आपने ब्रीच लॉ का तो किया है, नॉन कंप्लायंस तो किया है, बट देर इज नो इंटेंशन ऑफ एनी टैक्स इवेजन, देर इज नो इंटेंशन टू कमिट एनी फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट, इन अदर वर्ड जहां पर मेंस रिया नहीं है। तो इन 3 सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 अगर वो माइनर ब्रीच है, माइनर ब्रीच का डेफिनेशन है इफ द टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन ₹5,000। दूसरा, अगर वो सिंपली प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का ब्रीच है, फॉर एग्जांपल टैक्स इनवॉइस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इशू करना चाहिए था, आपने नहीं किया। टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए था लेकिन आप उसे करना भूल गए, लेकिन आपने टैक्स पेमेंट किया है। नंबर 3, ब्रीच तो हुआ है लेकिन आपका इवेजन ऑफ टैक्स का कोई मोटिव नहीं था, आपने टैक्स प्रॉपरली पेमेंट किया है। या आप अगर आपने टैक्स पेमेंट नहीं भी किया होगा उस ब्रीच के वजह से, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो इवेजन ऑफ टैक्स नहीं था या कोई फ्रॉडुलेंट आपका इंटेंशन नहीं था। तो इन 3 केसेस में ऑफिसर को ये राइट है कि वो पेनल्टी कंप्लीटली वेव कर सकता है, या फिर वो पेनल्टी जो लेवी करेगा इट शुड बी इन प्रपोर्शन टू द नेचर ऑफ द ब्रीच और द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। ऑफिसर को ये कंपल्सरी है कि उसे नेचर ऑफ ब्रीच, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कंसिडर करने के बाद ही पेनल्टी लेवी करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 126। इसके अंतर्गत सेक्शन में यह भी बोला गया है कि ऑफिसर कैन नॉट लेवी एनी पेनल्टी विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये तो हम सबको पता है, जब भी डिपार्टमेंट को हमारे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास करना है, चाहे पेनल्टी का हो, इंटरेस्ट का हो, टैक्स का हो, उन्हें हमें अपॉर्चुनिटी देना कंपल्सरी है। एक इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन की यह है कि सेक्शन 126 जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये उन केसेस में अप्लीकेबल नहीं है। कौन से केसेस में अप्लीकेबल नहीं है? जहां पर पेनल्टी का अमाउंट एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, या एज अ फिक्स्ड अमाउंट पर डे, या एज अ फिक्स्ड अमाउंट, सर्टेन अमाउंट इज मेंशन्ड इन द लॉ। उस केसेस में सेक्शन 126 अप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेक्शन 122 देखते हैं तो सेक्शन 122 में अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट
रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, जहां पर सेक्शन 16 या 17 के प्रोविजंस का वायोलेशन हो रहा है, तो उस केस में जो पेनल्टी का अमाउंट मेंशन किया है वो एज अ सर्टेन परसेंटेज मेंशन किया है, या इक्वल टू टैक्स इन्वॉल्व मेंशन किया है, या एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स इन्वॉल्व मेंशन किया है, तो उस केस में सेक्शन 126 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर ऑफिसर पेनल्टी लेवी करेगा। तो फिर ये सेक्शन 126 कहाँ काम आएगा? सेक्शन 126 उस वायलेशंस में आपको काम आएगा जहां पर स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टैक्स या स्पेसिफिक अमाउंट पेनल्टी का मेंशन नहीं किया है। नंबर 1, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फेल्योर टू फाइल फॉर्म GSTR 9C। हम सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 तक CA के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ ही फॉर्म जो 9C हमें अपलोड करना था, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं या अप टू अ पर्टिकुलर ड्यू डेट नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में हम 100% सर्टेनली सेक्शन 126 का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमने 9C फाइल नहीं भी किया होगा लेकिन हमने टैक्स पेमेंट एज पर लॉ पूरा किया है, या फिर जो टैक्स पेमेंट शॉर्ट आ रहा है हमारा वो 5,000 से कम आ रहा है जब ये केस ऑफिसर के सामने आता है, तो या फिर अगर हमने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है रिटर्न, 9C ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो इस केस में इन माय ओपिनियन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ प्योर नॉन कंप्लायंस ऑफ अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड नो पेनल्टी शुड बी लेविड, प्रोवाइडेड आपने टैक्स पेमेंट प्रॉपरली किया है, आपने लॉ के जो अदर प्रोविजंस है उनका प्रॉपर कंप्लायंस किया है, तो इस केस में आप सेक्शन 126 का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम पेनल्टी के बारे में यह डिस्कस करेंगे कि मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि सप्लायर की मिस्टेक के वजह से हमारा ITC डिसअलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सप्लायर ने GSTR 1 टाइम पर फाइल नहीं किया, या सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, और जब हमने गुड्स परचेस किए थे तो ही वॉज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर, उसका रजिस्ट्रेशन भी इफेक्ट में था, लेकिन जब हमारा केस स्क्रूटिनी में आया या ऑफिसर के सामने आया ऑडिट के दौरान, तो यह पता चला कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया है, या एक नॉन फाइलर है, या ऐसा प्रूव हुआ कि बाद में ध्यान में आया कि ये सप्लायर फ्रॉडुलेंट तरीके से टैक्स का इवेजन कर रहा था, तो उस केस में अगर हमारे बोनाफाइड्स क्लियर है, अगर हमने जो गुड्स परचेस किए हैं या जो सर्विसेज ली है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, गुड्स के केस में ई वे बिल, डिलीवरी चालान, इनवॉइस है, हमने पेमेंट बाय वे ऑफ चेक या ऑनलाइन मेथड से किया है, इसके अलावा हमने उस गुड्स को प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया हमारे बुक्स में, और वो कुछ ऐसे गुड्स नहीं जो नॉर्मली हमारे व्यवसाय या बिजनेस में यूज नहीं होते हैं, इन सभी केसेस में अगर हमारा ITC डिसअलाउ भी होता है तो जहां तक बात पेनल्टी की है, नो पेनल्टी कैन बी लेविड, नो पेनल्टी कैन बी लेविड, क्योंकि इस केस में जो वायोलेशन हुआ है वो हमारे तरफ से कोई भी वायोलेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम और एक केस देखें तो सेक्शन 125 जो जनरल पेनल्टी का है, इस सेक्शन 125 के अंतर्गत ही GSTR 9C की पेनल्टी लगाई जाती है। सेक्शन 125 में दिया है कि इफ देयर इज एनी वायोलेशन और एनी नॉन कंप्लायंस अंडर GST लॉ, जिसके लिए लॉ में कहीं पर भी कोई भी पेनल्टी के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो ऑफिसर मैक्सिमम 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है। तो इस केस में सेक्शन 126 आपको काम आएगा। इसी तरह दूसरे भी कोई ऐसे वायोलेशंस है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 122 सबसेक्शन 3, जहां यह बोला है कि इफ यू आर नॉट एबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, अगर आप इनवॉइस को बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट फॉर करना भूल गए, या फिर आपने ऐसे गुड्स सप्लाई करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की है दो विच गुड्स वेयर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, और इसका आपको नॉलेज था, तो इस केस में जो पेनल्टी बताई है 122(3) में, वो सर्टेन फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट या सर्टेन अमाउंट नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी पेनल्टी है। तो इस केस में सेक्शन 126 का आपको फायदा मिल सकता है। अगर वो माइनर ब्रीच है या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का एक आपसे वॉयलेशन हुआ है, तो आप 126 का फायदा ले सकते हो। तो ये आज हमने डिस्कस किया कुछ GST पेनल्टीज के बारे में। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्वतंत्र लीगल एडवोकेट्स। थैंक्स अ लॉट।